हेलो दोस्तों, आप लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाई। चलिए, आज ट्यूटोरियल का आपका सेट नंबर 4 स्टार्ट होने जा रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, हेलिना टैंक रोधी मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? तो हेलिना टैंक रोधी मिसाइल को किसने विकसित किया है? तो हेलिना भारत ने लॉन्च किया है। आपका सी नंबर आपका आंसर होगा। ठीक है। पिनाक जो है, पिनाक भारत में निर्मित पहला स्वदेशी रॉकेट है, इसको याद रखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो BVR सुब्रमण्यम आपका ए नंबर आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तरकस 4 युद्धाभ्यास 2023 किन देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तरकस 4 युद्धाभ्यास 2023 किन देशों के मध्य आयोजित किया गया है? ये तीसरा का आंसर आपका हो जाएगा भारत और अमेरिका, सी नंबर आंसर। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? क्वेश्चन है आपका, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? तो चौथा का आंसर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, बी नंबर आंसर। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है? तो इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है? तो विक्रम 5 नाम से लॉन्च किया है, सी नंबर। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये आपका बने हैं विघ्नेश NR, डी नंबर आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन आइए, अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल कितने खिलाड़ी का चयन किया गया है? टोटल कितने खिलाड़ी का किया गया है? तो टोटल आपका 25 खिलाड़ी का चयन किया गया है, सी नंबर आंसर। पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश डी पटेल का संबंध किस क्षेत्र से है? क्वेश्चन आपका है, पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश डी पटेल का संबंध किस क्षेत्र से है? ये आपका है अध्यात्मवाद से। सॉरी, आपका 8वां का आंसर हो जाएगा अध्यात्मवाद, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। आइए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभांकर क्या है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा आशा, ए नंबर आंसर। पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए कि लेखक कौन है? ये आपका हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। फिर आइए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने किया था? नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने किया था? ये आपका HCP प्रोजेक्ट के द्वारा किया गया था। इसका जो निर्माण है वो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो HCP प्रोजेक्ट द्वारा नए संसद भवन का डिजाइन किया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। आइए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये आपका रखा गया है 2025 तक। ठीक है, सियोल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सियोल शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका किया गया है टीम बर्नर्स-ली को, बी नंबर आंसर। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण ये आपका श्रीनगर में किया जा रहा है। ठीक है, ए नंबर आंसर आपका होगा सही। जुआरी ब्रिज जो हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा है, उसका संबंध किस राज्य से है? तो जुआरी ब्रिज किस राज्य में है? ये आपका हो जाएगा गोवा में। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस IIT ने वाटर्न Q5 राइमेजिन
एजुकेशन अवार्ड जीता? किस आईआईटी ने वाटर्न Q5 रामेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता है? ये आपका कौन जीता है? तो 16 का आंसर आपका हो जाएगा आईआईटी मद्रास, सी नंबर। रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ डॉर्नियर विमान खरीदने हेतु समझौता किया है? क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ डॉर्नियर विमान खरीदने हेतु समझौता किया है? तो 17 का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर हाल। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन नागालैंड में किया गया, इसके उद्घाटनकर्ता कौन है? तो 18 का आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़, बी नंबर आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन नागालैंड में किया गया, इसके उद्घाटनकर्ता कौन है? तो ये आपका हो जाएगा जगदीप धनखड़। 19 नंबर क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्रतिवर्ष नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। यह जो है 1 से 10 दिसंबर 2022 तक चलने वाले इस महोत्सव का उद्घाटन जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया था, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो 19 का आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, सुखोई 30 और मिराज 2000, सुखोई 30 और मिराज 2000, ठीक है, ये दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान सुखोई 30 एवं मिराज 2000 की दुर्घटना 28 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के मोरौना में हुआ था, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो मलेशियाई ओपन 2023 बैडमिंटन का खिताब पुरुष एकल में किसने जीता? तो ये आपका किसने जीता? तो 20 का आंसर है वेक्टर एक्सेल्सन हो जाएगा, सी नंबर आपका आंसर होगा, ठीक है। महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर जीता? तो महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर जीता? ये आपका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता, बी नंबर आपका आंसर होगा। इसका जो आयोजन हुआ था 2024 में, इसका आयोजन कहाँ होगा? महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का जो खिताब है वो ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता। इस T20 वर्ल्ड कप का जो आयोजन हुआ था वो दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ था, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ था। और इसका जो 2024 में जो आयोजन होगा वो कहाँ होगा? तो बांग्लादेश में किया जाएगा, याद रखिएगा। महिला T20 का जो 2024 में जो आयोजन किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा? तो बांग्लादेश में किया जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर हो गया, अब 22 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता? तो मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता? तो 22 का आंसर आपका हो जाएगा मिन सू चोई, ए नंबर। हाल ही में H3N2 वायरस चर्चा में रहा है, इसका संबंध किससे है? तो इन्फ्लुएंजा से है, ए नंबर। ऑस्कर 2023 हेतु भारत की ओर से कितनी फिल्मों को शामिल किया गया है? तो भारत की कितनी फिल्मों को शामिल किया गया है? तो भारत के 3 फिल्मों को शामिल किया गया। तो देख लेते हैं कौन कौन सा फिल्म, ठीक है। तो ऑस्कर 2023 में हेतु भारत के 3 फिल्मों को शामिल किया गया है, जिसमें शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में 2 एलिफेंट विस्पर्स ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड जीता है। तो 24 का आंसर आपका सी हो जाएगा। 25 में क्या कह रहा है? हाल ही के दिनों में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट चर्चा में रहा, इसका संबंध किस देश से है? सिंपल क्वेश्चन है कि माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस देश में है? ये आपका इंडोनेशिया में है, याद रखिएगा, इंडोनेशिया में। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? बाब अल मांडेब जल संधि किसे जोड़ती है? तो ये हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ती है। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सा जोड़ता है? तो बाब अल मंडेब जल संधि जोड़ती है। अब फारस की खाड़ी प्लस ओमान की खाड़ी को कौन जोड़ता है? तो ये हरमुज जल संधि जोड़ती है, याद रखिएगा।
तो आपका 26 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 26 का आंसर हो जाएगा हिंद महासागर और लाल सागर को कौन जोड़ता है? तो बाब अलमंडेब सिंध जी। निम्नलिखित में कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? नवीनतम पर्वत श्रेणी में कौन सा आता है? तो 27 का आंसर हो जाएगा हिमाद्री श्रेणी। हिमाद्री श्रेणी जो है यह महान हिमालय का भाग है, ठीक है। इस श्रेणी का निर्माण टर्शियरी युग में हुआ था और यह एक नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है, याद रखिएगा। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन है, मोर एवं पूर्णा किसकी सहायक नदी है? सॉरी दोस्तों, सर्दी बहुत ज़्यादा हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? मोर एवं पूर्णा किसकी सहायक नदी है? तो 28 का आंसर आ जाएगा ताप्ती। 28 का आंसर ताप्ती होगी। इसके और भी हैं कुछ, देख लेते हैं। पूर्णा, बैतून, मोर आदि ताप्ती की सहायक नदी है और ताप्ती पश्चिमी भारत में बहने वाली नदी है। निम्नलिखित में कौन कोर इंडस्ट्री का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन कोर इंडस्ट्री का उदाहरण है? तो 29 का आंसर हो जाएगा सभी, डी नंबर। कोयला, विद्युत और पेट्रोलियम, ये सारे हैं कोर इंडस्ट्री के उदाहरण। बोडो जनजाति निवास करती है, कहाँ पे निवास करती है? तो 30 का आंसर हो जाएगा गारो पहाड़ी पर, सी नंबर। बोडो जनजाति भारत के पूर्वी भागों में सर्वाधिक पाया जाता है। वह मुख्य रूप से असम, मेघालय तथा मिजोरम में पाया जाता है। अमेजन बेसी का मुख्य जनजाति बोरो है। बोरो जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो अमेजन बेसिन में मुख्यतः पाया जाता है ये जनजाति, बोरो जनजाति। निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? यह आपका कौन सा हो जाएगा? सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? तो 31 का आंसर आपका कुंचिकल हो जाएगा। इसकी लंबाई है 455 मीटर ऊंचा है, ठीक है। यह कर्नाटक में वराई नदी पर स्थित है। कुंचिकल जलप्रपात जो है वो कर्नाटक में है और यह किस नदी पर है? तो बराई नदी पर स्थित है, ठीक है, बहराई नदी पर, याद रखिएगा। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? यह आपका हो जाएगा 32 का सी नंबर, बैरन द्वीप। भारत के बैरन द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है। यह द्वीप बंगाल की खाड़ी में है और यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो बांग्लादेश, आप मैप खोल कर चेक कर लीजिएगा, वैसे इसका आंसर आपका मणिपुर हो जाएगा, सही है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो संवैधानिक संस्था कौन सा इसमें नहीं है? तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। मानवाधिकार आयोग, राज्य का वित्त आयोग, लोकसभा का सचिवालय और वित्त आयोग। इसका आंसर आपका हो जाएगा मानवाधिकार आयोग, ठीक है। मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक संस्था निकाय है जिसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा किया गया था, ठीक है। तो आपका ए नंबर आंसर होगा 34 का ए। 37 हो गया। आइए 38 देखते हैं, 38 क्या कह रहा है। कितना नंबर क्वेश्चन था? 34 था ना। अब 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? कौन रखवाता है? क्वेश्चन है, जो निम्न में से कौन सा वित्त आयोग है, वित्त आयोग के द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? वो आपका कौन रखवाएगा? तो 35 का आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, ए नंबर आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन का प्रावधान हमारे संविधान में है, ठीक है। और अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखवाता है, याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन आपका कौन सा है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है कितने महीनों तक? कितने माह के अंदर? ये 1 माह के अंदर, ए नंबर ऑफ आंसर। अनुच्छेद 352 के अनुसार युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर तथा मंत्रिमंडल के सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करता है, ठीक है।
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के 1 माह के अंदर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। 36 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन नियत करता है? तो राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन करता है? तो भारत का संविधान करता है। सी नंबर। संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में प्रविष्ट 46 के तहत कृषि आयकर का उल्लेख है। अनुच्छेद 46। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया जाता है एवं एकत्रित किया जाता है? करों के क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया एवं एकत्रित किया जाता है तथा केंद्र और राज्य में मध्य वितरित किया जाता है? ऐसा कौन सा टैक्स है जो केंद्र द्वारा लगाया एवं एकत्रित किया जाता है? ठीक है। तथा केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित किया जाता है। ऐसा कौन सा है? कौन सा अनुच्छेद इसमें वर्णित है ऐसा? ये आपका हो जाएगा 38 का आंसर 270। डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत प्रावधानित है कि संघ सूची में निर्दिष्ट सभी कर और शुल्क भारत सरकार द्वारा लगाए और एकत्रित किए जाएंगे तथा इन्हें संघ और राज्यों के मध्य वितरित किया जाएगा। ठीक है। और 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित सरकारीय आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया था? तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका 1988 में। डी नंबर। केंद्र और राज्य के बीच मौजूदा व्यवस्था की कार्यप्रणाली की जांच के लिए सरकारीय आयोग का गठन 9 जून 1983 को किया गया तथा उन्होंने अपना प्रतिवेदन 1988 को प्रस्तुत किया। इस आयोग के निम्न सदस्य थे न्यायमूर्ति R.S. सरकारिया, श्री शिवशरण, श्री V. शिवशरण और डॉक्टर S.R. सेन थे। याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो 40 का आंसर हो जाएगा उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध। सी नंबर आंसर। इसका आंसर आपका 1988 था। कार्यकारिणी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो उच्च न्यायालय में। बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा नहीं है? ये आपका हो जाएगा कोयला। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा नहीं है? तो कोयला नहीं होगा। पवन, सूर्य की किरणें तथा बायोमास ऊर्जा की नवीकरणीय स्रोत हैं, जबकि कोयला, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम ऊर्जा का और नवीनीकरण स्रोत है। याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ये आप लोग को पता होगा। 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है। फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिएगा। फिर से बोल देते हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ता है। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब की गई? ये आपका 2014 में किया गया था। याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और प्रथम खेल का जो आयोजन हुआ था ये भी पूछा जाता है, कहाँ हुआ था? ये आपका मुंबई में हुआ था। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से वायुमंडल किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? निम्नलिखित में से वायुमंडल में किसकी सघनता में वृद्धि अगर हो जाएगा तो उससे ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। किसकी अधिकता से ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है? तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। सी नंबर।
क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? ये आपका लॉन टेनिस से संबंधित है। 47 का आंसर हो गया। 47 का आंसर आपका, भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? सॉरी, भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? तो 47 का आंसर आपका हो जाएगा सेबी, आपका डी नंबर आंसर होगा। ठीक है, भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? ये आपका हो जाएगा सेबी, डी नंबर आंसर। आइए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। CBFC का पूर्ण रूप क्या है? तो CBFC का पूर्ण रूप क्या है? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ये आपका बी नंबर आंसर होगा। फुल फॉर्म से भी एक क्वेश्चन आता है, कौन सा आएगा ये किसी को पता नहीं है, जो है याद करते जाइए। निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने की वकालत की है? निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने की वकालत की है? तो 49 का आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 50 नंबर क्वेश्चन, राज्य एवं उसके देश की राजधानी है। ठीक है, देश और उसकी राजधानी। क्वेश्चन क्या है? तो इसमें विकल्प में से कौन सा गलत है? गलत चुनना है हमको। ठीक है, क्या है कि यहाँ पे पहला पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा तभी, नहीं तो आप लोग सही गलत सब मार दीजिएगा। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो वेनेजुएला की राजधानी आपका 50 का जो क्वेश्चन है आपका, गेबोन की राजधानी कहाँ है? तो गेबोन की राजधानी लिब्रेविले है। ठीक है, गेबोन आपका गलत है। गेबोन की राजधानी है लिब्रेविले, लिब्रेविले, लिब्रेविले। गाम्बिया की राजधानी है बंजूल और फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। वेनेजुएला की राजधानी कराकस, सही है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है और बारबाडोसा का है ब्रिजटाउन, ये सही है। आपका 50 का आंसर हो जाएगा गेबोन का बंजूल जो दिया हुआ है ये आपका नहीं होगा, लिब्रेविले होगा, लिब्रेविले। भारत के किस राज्य में मत्स्य महोत्सव मनाया जाता है? तो भारत के किस राज्य में मत्स्य महोत्सव मनाया जाता है? इसका आंसर आप लोग दीजिए। 51 का आंसर क्या होगा? तो 51 का आंसर हो जाएगा आपका नागालैंड, बी नंबर। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय हुआ था? ये आपका हो जाएगा राजेंद्र प्रथम, बी नंबर आंसर आपका हो जाएगा, बी नंबर, सॉरी बी नंबर आंसर होगा। ठीक, 53 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? तो 53 का आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम, आपका आंसर हो जाएगा, बी नंबर। निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है? तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है? तो वेद, उपनिषद, आरण्यक तो है, ये है, लेकिन पुराण नहीं है। ठीक है, इस हिसाब से अपना देख लीजिएगा, आंसर मारिएगा। महाविभास सूत्र की रचना किसने की थी? तो महाविभास सूत्र की रचना आपका, महाविभास सूत्र की रचना वसुमित्र ने किया था, आपका ए नंबर आंसर होगा। महाविभास बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था? ये कौन था? तो कर्ण द्वितीय था, सी नंबर। दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को क्या कहा जाता था? तो दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को दीवान ए इस्तिहाक कहा जाता था, बी नंबर। टोटल याद ही कर लेते हैं, पूरा याद कर लो। दीवान ए इस्तिहाक जो है वो पेंशन विभाग था। ठीक है, दीवान ए मुक्त खराज कौन था? वित्त विभाग था। दीवान ए बंदगाम क्या था? दास विभाग था। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग था, जो बलबन द्वारा स्टार्ट किया गया था।
दीवान इस्तिहाक कौन था? पेंशन विभाग था। दीवान मुक्त खराज कौन सा था? खराज वित्त विभाग था। दीवान बंदगाम कौन था? दास विभाग था। और दीवान अर्ज क्या था? सैन्य विभाग था। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है यहाँ से। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक जो था वो अलाउद्दीन हसन शाह था। ये आपका आंसर हो जाएगा, डी नंबर आपका आंसर होगा। ठीक है, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 1947 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की और वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया और इसकी राजभाषा क्या थी? मराठी थी। हो गया 59। निम्न में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है? सही कालक्रम को हम लोग को चुनना है। सबसे पहले कौन था, उसके बाद कौन था, उसके बाद कौन था। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले आपका हो जाएगा रामानुजाचार्य, उसके बाद हो जाएगा रामानंद, उसके बाद गुरु नानक हो जाएगा और चैतन्य स्वामी हो जाएगा। 59 का आपका आंसर लग रहा है कि 59 का आंसर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका आंसर होगा। ठीक है, रामानुजाचार्य का कौन हो जाएगा? ये 1017 से 1137 में आए थे। ठीक है, रामानंद कब आया था? 1299 से 1411 में आया था। गुरु नानक कब आया था? 1469 से 1538 में आया था। और चैतन्य स्वामी कब आया था? 1486 से 1535। सॉरी। जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकारों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, आइए देखते हैं। मंसूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में निपुण था। आपका जो ए नंबर ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अबुल हसन की छवि चित्रकार था, बिल्कुल सही। गोवर्धन साधु संतों एवं फकीरों के चित्र बनाने में निपुण था, ये भी सही। आपका आंसर 3 हो जाएगा, डी नंबर आपका आंसर होगा। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस गवर्नर जनरल के समय नरबली प्रथा का प्रतिबंध लगाया गया था? किस गवर्नर जनरल के समय नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? 61 का आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। आपका ए नंबर आंसर होगा। मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन जो हुआ था वो 1907 में हुआ था। ठीक है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका बांग्लादेश में हुआ था। ठीक है, सॉरी, हुआ था। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा 1908 में अमृतसर में हुआ था। याद रखिएगा। इनकिलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा लिखा गया है? तो इनकिलाब जिंदाबाद का नारा 63 का आंसर हसरत मुहानी के द्वारा लिखा गया है, सी नंबर आंसर। इनकिलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मुहानी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इनकिलाब जिंदाबाद का नारा मौलवी हसरत मुहानी द्वारा लिखा गया था, जबकि भगत सिंह तथा उनके क्रांतिकारियों और सारथियों ने दिल्ली की असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को बम फोड़ते वक्त इस नारे को बुलंद किया था। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? ये आपका 1936 में किया गया था। आपका आंसर ये होगा। ठीक है, अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे तथा महासचिव NG रंगा थे। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान सभा का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता NG रंगा ने किया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो किसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो मदन मोहन मालवीय जी थी, ऐसे थे जो ऐसे भारतीय नेता थे जो खिलाफत आंदोलन का समर्थन जिसने नहीं किया था। न्यूटन मीटर स्क्वायर और kg पर -2 निम्नलिखित में से किसकी SI इकाई है? तो 66 का आंसर आपका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का। ये नंबर आपका आंसर होगा। निम्नलिखित में किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? कौन सा होगा? बल एवं त्वरण, सी नंबर। निम्नलिखित में कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होती है? निम्न से कौन त्वरण के मान को
गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होती है, तो 68 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा। आइए इसको पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो किसी पिंड का द्रव्यमान इसके त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। यही कारण है कि जब अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं को मुक्त रूप से नीचे छोड़ा जाता है तो उन पर समान त्वरण कार्य करता है। 68 का ए नंबर जो है द्रव्यमान, ये आपका आंसर होगा। 69 का क्वेश्चन क्या है? निम्न परिस्थितियों में से किस में कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा 69 का आंसर सी होगा, जब कोई वस्तु बल की दिशा के विपरीत दिशा में स्थानांतरित हो। सी नंबर आपका आंसर होगा। 69 70 नंबर क्वेश्चन क्या है? गति का पहला समीकरण निम्न में से किसके बीच संबंध दर्शाता है? गति का पहला समीकरण निम्न में से किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो वेग और समय। डी नंबर आपका आंसर होगा। सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक को दर्शाता है? निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक को दर्शाता है? तो 71 का आपका आंसर हो जाएगा Pb प्लस Hg। बी नंबर आपका आंसर होगा, Pb और Hg। Pb मीन्स लेड हो गया आपका, शीशा हो गया, और Hg मतलब पारा हो गया। ठीक है, ये दोनों कुचालक हैं। नंबर क्वेश्चन की 72 नंबर क्वेश्चन क्या है? सॉरी। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं कौन सा कथन सही है, क्या बोलता है। तो आपका जो होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल समुद्री जल में 1531 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, और अतः कथन ए सही है, जबकि हवा में ध्वनि की चाल 343.59 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो आपका 72 का आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। 72 का आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, केवल एक। हवा में ध्वनि की चाल जो यहाँ 346 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ये आपका गलत है। हवा में ध्वनि की चाल जो होती है वो 343.59 मीटर प्रति सेकंड होता है, याद रखिएगा। रेत और चीनी का मिश्रण डैश का एक उदाहरण है, तो आपका 73 का आंसर हो जाएगा विजातीय मिश्रण का। 73 का डी नंबर आपका आंसर होगा। सॉरी, आपका 73 नंबर क्वेश्चन था ना? 73 नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं। हाँ ठीक है, चलिए। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं 74 का आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 गुना 10⁻23 अणु होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के मोल जो होता है वो कितना होता है? वो 6.022 गुना 10⁻23 अणु होते हैं। बी नंबर आपका आंसर होगा। विलय और विलायक के समांग मिश्रण क्या कहलाता है? विलय और विलायक के समांग मिश्रण क्या कहलाते हैं? तो 75 का आंसर हो जाएगा विलियन कहलाते हैं। डी नंबर आपका आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? ये आपका दर्शाया जाता है 2n² के द्वारा। सी नंबर आपका आंसर होगा। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद रहते हैं? तो 0। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? क्वेश्चन फिर से पढ़िए, क्वेश्चन अच्छा है। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो 78 का आंसर हो जाएगा बॉयल के नियम के अनुसार।
ए नंबर आंसर, बॉयल के नियम के अनुसार ऐसा होता है। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 79 का आंसर हो जाएगा नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये आपका सत्य है। 79। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या आप कह रहे हैं। चलिए, रसायन वैज्ञानिक जॉन डोवेनर ने उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किस तत्व का अवलोकन किया था? किस तत्व का अवलोकन किया था? तो 80 का आंसर हो जाएगा पीटी, डी नंबर। अब पीटी मीन्स क्या होता है? तो प्लेटिनम, ठीक है। प्लेटिनम को सर्वप्रथम उत्प्रेरक के रूप में अवलोकन किया था, ठीक है, याद रखिएगा। 81 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा कवक डबल रोटी में प्रयोग किया जाता है? तो 81 का आंसर हो जाएगा सैक्रोमाइसेस, ए नंबर। 82 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकन से प्राप्त होता है? ये आपका हो जाएगा रोसेला, डी नंबर, रोसेला से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? ये कौन सा होता है? पैरेन्काइमा। निम्न से कौन से ऊतक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है? ये आपका हो जाएगा पैरेन्काइमा, ए नंबर आंसर। 84 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देती है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देती है? तो 84 का आंसर आपका हो जाएगा कंगारू, डी नंबर। निम्नलिखित में किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? निम्नलिखित में किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? तो 85 का आंसर आपका हो जाएगा शेर। निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? निम्न से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? तो ओबियस है, इसका आंसर आपका हो जाएगा WBC। रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है हमारे शरीर में ये, ठीक है। श्वेत रक्त कोशिकाएं मानव शरीर में सहज प्रतिरक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण घटक है। इन्हें ल्यूकोसाइड भी कहा जाता है। ये शरीर को संक्रामक रोगों और बाह्य पदार्थों से लड़ने में रक्षा प्रदान करती है, अतः इसकी तुलना शरीर में रोगों से लड़ने वाले सैनिकों के रूप में की जाती है, याद रखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, आइए मिलाते हैं। तो यूकिलेप्टस हो जाएगा, यूकिलेप्टस का आपका हो जाएगा आवर्ती बीजी, ठीक है। साइकस का हो जाएगा अनावर्ती बीजी, 4 नंबर। फर्न का हो जाएगा आपका टेरिडोफाइट, 2 नंबर। कैलेडोमोनास का हो जाएगा आपका शैवाल, ठीक है। मिला लीजिएगा, आपका 87 का आंसर आपका बी हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन क्या है? परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? तो परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? ये आपका हो जाएगा वृषण में। पुरुषों में शुक्राणु का उत्पादन वृषण में होता है और शुक्राणु का कार्य निषेचन की क्रिया के दौरान अंडाणु कोशिका का निषेचित करना होता है, ठीक है। तो आपका 88 का आंसर हो जाएगा वृषण। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक द्वारा नहीं होता है? तो कौन सा रोग कवक द्वारा नहीं होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पेचिस। दाद, दमा, एथलीट फुट, गंजापन आदि कवक के द्वारा उत्पन्न रोग है, जबकि पेचिस, मलेरिया, पायरिया, निद्रा रोग आदि प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। आवृतबीजियों के प्रजनन अंग पौधे के किस भाग में स्थित होते हैं? तो फूलों में। आवृतबीजियों के प्रजनन अंग पौधे के किस भाग में स्थित होते हैं? तो यह हो जाएगा आपका फूलों में।
91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट कितने मानक आधार पर की जाती है? तो 91 का आंसर हो जाएगा 6 मानक आधार हैं इसके, ठीक है। तो कौन कौन से 6 मानक आधार हैं तो वो देख लेते हैं हम लोग। प्रति व्यक्ति जीडीपी, सामाजिक सहयोग, स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार का विरोध बोध, भ्रष्टाचार का बोध, ठीक है। ये 6 चीज़ें। 92 नंबर क्वेश्चन क्या है? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? ये आपका हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना से है। 5वीं परियोजना में और क्या क्या है देख लेते हैं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसका वर्णन किया गया है। और इस योजना में पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर भी ध्यान दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा भी इसी में दिया गया था। और इस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम जो कि 1975 में शुरुआत हुई थी, इसी में किया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रारंभ भी 5वीं पंचवर्षीय योजना से ही स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र को क्या कहते हैं? आय के वितरण में व्यापक विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र को क्या कहते हैं? तो लॉरेंज वक्र कहा जाता है। ए नंबर आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में किस समिति का संबंध हथकरघा के विकास से है? तो किससे है हथकरघा के विकास से? तो मीरा सेठ समिति, मीरा सेठ समिति, ठीक है। मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा के विकास से है। महाजन समिति चीनी उद्योग से है। भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूर्ण संरचना से है। और सरकारिया समिति का है केंद्र राज्य संबंध से, ठीक है। अब आपका 94 नंबर क्वेश्चन होगा। ये हो, अब निम्न से किस समिति का संबंध हथकरघा के विकास से है? तो 94 का आंसर मीरा सेठ समिति आप लोग मार दीजिए, ठीक है, सी नंबर। 95 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 1985 में किया गया था, ठीक है, सी नंबर आंसर होगा। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन आएगा वो मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट होगा, मैथ और रीजनिंग का, तो वो आप बना लीजिएगा। हम आंसर से टिक मरवा देते हैं, ठीक है। तो 96 का आंसर आपका हो जाएगा ए 6, ठीक है। उसके बाद आपका 97 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 97 का आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर 20 मिनट प्रति घंटा। 98 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 98 का जो आंसर हो जाएगा आपका 50%। एक आदमी दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह इसमें पानी मिलाता है और 25% लाभ कमाता है। मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या होगा? इजी क्वेश्चन है, आप बना ही लेंगे। 20% का कितना होता है? 1/5, 25% का 1/4 होता है, 4:1 हो जाएगा। 1/5 गुना 100, 20%, 20% आपका आंसर हो जाएगा इसमें। तो 99 का आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। 100 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा 30 दिन, ए नंबर। इसी के साथ आपका चौथा सेट समाप्त होता है। अब कल 5वां सेट होगा। आप लोग शुरू से रिवीजन करते रहिए। एकाएक आप सोचिएगा पूरा कंप्लीट होने के बाद पूरा देख लेंगे तो वो आपको भारी लगने लगेगा, ठीक है। इसलिए शुरू से कोई भी चीज़ का रिवीजन कीजिए, सही रहेगा, आपके लिए ही बोलते हैं। चलिए ठीक है, क्योंकि हम भी आप एक स्टूडेंट हैं, हमको पता है क्या होता है। 3 बार से दरोगा दे रहे हैं, पीटी निकल जाता है, मेंस नहीं हो पाता है, कभी कभी पीटी ही नहीं होता है। तो आप लोग तैयारी कीजिए अच्छे से, जिसमें आपको सफलता हासिल हो, ठीक है। चलिए ठीक है, आप लोग पढ़िए आराम से। जय हिंद।